हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। शिक्षा शास्त्र का अंतिम लड़ाई दोस्तों बचा हुआ है शिक्षा शास्त्र का। तो कुछ ऐसा कर जाइए जिसमें बढ़िया अंक आपका प्राप्त हो जाए। आपके पास टाइम तो बहुत है, इतना ज़्यादा टाइम है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस शिक्षा शास्त्र का अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इतना टाइम आपको मिल चुका है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा शास्त्र को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। कैसा पेपर आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे, साथ में आपको याद भी करवा देंगे। इस बात की पूरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेपर कोड दिखाई देगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड है। ये यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है, यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है, जो कि आपको पता चल गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न संख्या जो एक रहेगा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक रहेगा वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेगा, मतलब इसका उत्तर निश्चित रहेगा। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है बेच्चू की स्थापना जो है वो कब हुई थी, या फिर बेच्चू की स्थापना कहाँ हुई है, या फिर बेच्चू की स्थापना किसने की है, तो ये निश्चित इसका उत्तर है। इसमें जो है आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न का देना होता है उत्तर। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो 7 से लेकर 12 तक जो रहेगा वो आपका अति लघु प्रश्न होगा, जिसमें से आपको यहाँ पे लगभग 25 शब्दों में उत्तर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना होगा। 50 शब्दों का मतलब तकरीबन जो है आपको आधा पेज में आंसर देना है। वही बात करें 19 नंबर से लेकर 21 तक जो है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना होगा। तकरीबन 2 पेज से लेकर 2.5 पेज में आप पूरा आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये तो रहा पेपर पैटर्न में किस प्रकार से आपको हल करना है और कैसे क्वेश्चन आपका आएगा। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे दिया रहता है कि प्रत्येक प्रश्न खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका उत्तर सही हो वही आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है। पर्यावरण का जनजीवन से बहुत अच्छा संबंध है। और यहाँ पे हम बात करेंगे औपचारिक संबंध, साधारण या फिर अनौपचारिक संबंध, या फिर घनिष्ठ संबंध। तो जनजीवन जो है वो पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। इसमें जो है आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है, सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से क्या परिवर्तन होता है। जब आप सीखते हैं कोई चीज तो आपको क्या परिवर्तन होता है। व्यक्ति के प्रेरणा में परिवर्तन होता है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। तो आप अगर कोई चीज सीखते हैं तो आपके बिहेवियर में चेंजिंग होती है, बदलाव होती है। इसमें आपका राइट आंसर व्यक्ति का व्यवहार होगा। आपके नज़रिए, आपके व्यवहार, बोलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, सब कुछ नज़रिया पूरी बदल जाती है जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो व्यवहार में आपके परिवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास, या संवेगात्मक अस्थिरता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है यही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है। मानसिक रोगियों का अध्ययन, संपूर्ण समाज के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें जो है आपका जो लंबा चौड़ा लिखा गया है यही इसमें राइट आंसर होगा, संपूर्ण समाज के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है कि भूख कैसा अभिप्रेरक है। भूख कैसा अभिप्रेरक है, जन्मजात है, अर्जित है, सामाजिक या व्यक्तिगत है। तो भैया भूख जो लगती है वो जन्मजात है, बच्चा पैदा होता है रोने लगता है, उसको जो है भूख जन्मजात होती है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 जो है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की।
दोस्तों उत्तर इसका निश्चित है। आपको एक लाइन में आंसर पूरा जो है कंप्लीट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ किया गया था या आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे उत्तर आप देख पाएंगे। एक लाइन में उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1987-88 में आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। बस इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाए। 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है, रुचि किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो जो रुचि है, यानी जो इंटरेस्ट है, वो रुचि एक अर्जित है, अर्जित अभिप्रेरक है। तो इसमें राइट आंसर आपका मतलब लिखेंगे इसमें कि रुचि एक अर्जित जो है अभिप्रेरक माना जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपने आपके विचार से दंड का कौन सा उद्देश्य जो है सर्वोत्तम होता है। तो दंड का जो है उद्देश्य हो सुधारात्मक उद्देश्य ये सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप इसमें ले सकते हैं कि सुधारात्मक उद्देश्य जो है ये सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है। इसके बाद पांचवा आएंगे क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविश्लेषण के जनक कौन थे। तो मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, सिगमंड फ्राइड के नाम से। ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे मतलब नेक्स्ट है कि निर्देशन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो निर्देशन क्या होता है, इसके बारे में आप लिखेंगे 2 उद्देश्य, छात्रों को अपनी क्षमताओं या फिर योग्यताओं को समझने में उनकी सहायता करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों की अपनी समस्याओं को समाधान स्वयं करने की योग्यता, ये सब जो है आपका निर्देशन हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर बच्चा को कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा गाइड करिए, ऐसा निर्देश दीजिए कि वो सवाल लगाना सीख जाए। ठीक है। तो आपको क्या करना, गाइड करना, जिससे अपनी समस्याओं को, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन शुरुआत हो गया यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न का। अति लघुत्तरीय जब आप प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ से जो है आपको जो नंबर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा आपको 4 नंबर। ठीक है। यहाँ से आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। किस प्रकार से उत्तर लिखना है शॉर्ट में आपको समझाएंगे। अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो आप इसे 2 लाइन अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय के विषय में मालवीय जी का विषय जो विचार है उनको व्यक्त करना है, या फिर सुनामी से आप क्या समझते हैं, मृदा प्रदूषण की हानियां क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे ताकि जो है आप जल्दी से उसे याद कर पाएं। ठीक है। पाठ्यक्रम व विद्यालय के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। यानी जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो होता है, जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय और सिलेबस में मालवीय जी का क्या विचार था, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार पाठ्यक्रम आधुनिक विज्ञान तकनीकी शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यालय में आधुनिक विज्ञान से संबंधित हो, तकनीकी शिक्षा से संबंधित हो, इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति के भी झलक उसमें दिखाई दे, धर्म, नैतिक मूल्यों, इनका समावेश होना चाहिए। तो ये इनका विचार प्रकार से आप बयां कर सकते हैं। आप अपने शब्दों भी 2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं कि अगर यहाँ पे मालवीय जी के विचार को और डिटेल में पूछता है तो। ठीक है। आगे उसके बाद जो है यहाँ पे सुनामी के बारे में पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन तो भूगोल का पार्ट है, लेकिन आप यहाँ पे इसको समझेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। सुनामी, सुनामी देखिए जापानी शब्द है। ठीक है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। ठीक है। सु और नामी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जापान में जो सुनामी का अर्थ होता है, यानी सुनामी जो अर्थ है इसका, सु का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है। बंदरगाह होता है। और जो नामी है उसका मतलब होता है लहरें। ठीक है। बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहरें, यानी हम कह सकते हैं बंदरगाह की लहरें। अर्थात हम ये कहेंगे कि समुद्र के तलहटी में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट से या भूस्खलन के कारण उठने वाली अत्यंत विनाशकारी जो लहरें होती हैं उसी को सुनामी कहते हैं। यानी समुद्र में जो लहरें आती हैं वो जो ऊपर ऊपर उठती हैं उसी को जो है सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है। इस प्रकार से ले देंगे, पूरा नंबर आपको बढ़िया से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे छोटे में समझ जाएंगे तो लॉन्ग तो अपने आप जो है बना सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मृदा प्रदूषण की हानियां बताइए। बहुत सारी हानियां हैं मृदा प्रदूषण की, आप जानते होंगे। यहाँ पे ले सकते हैं कि मृदा प्रदूषण, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, फसलें जहरीली हो जाती हैं या बर्बाद हो जाती हैं, अंततः मनुष्य जो है या फिर मानव व पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप चाहें तो इसमें पॉइंट वाइज भी ले सकते हैं। 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्रकार से आप यहाँ पे बयां कर सकते हैं। तो आप इसे चाहें, कई सारे तरीके आप चाहें तो मृदा प्रदूषण यहाँ पे
इस प्रकार से लिखिए और इसको डायग्राम बना दीजिए। भाई साहब गजब का पूरा नंबर मिल जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर को बस आप जो कॉपी है उसे अच्छे से लिख के प्रेजेंट कर दीजिए, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा अच्छा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, मैंने 3 प्रकार आपको बताया है। पहला प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार आप उसे पॉइंट वाइज आप यहाँ पे ले सकते हैं ऐसे करके, तीसरा प्रकार ये कि आप इसे कहानी की तरह इस प्रकार से बयां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर निम्न है। आपके विचार से क्या क्या लगता है कि भारतीय शिक्षा निम्न स्तर पे है, तो आप बताइए, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। शिक्षा में केवल रटने पर जोर देना, प्रयोगात्मक ज्ञान की कमी होना, बेरोजगारी, विश्व स्तरीय शोध संस्थानों का अभाव, यह दर्शाता है कि भारतीय शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत क्या है, निम्न है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे पॉइंट वाइज भी ले सकते हैं, 4 पॉइंट है, 4 नंबर का 4 पॉइंट आप ले सकते हैं। पहले पॉइंट में ले सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा को केवल रटने पर जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल की कमी होती है, नहीं प्रयोगात्मक जो कार्य होता है उसकी कमी दिखाई देती है, बेरोजगारी और शिक्षा का जो है अभाव मतलब कि यहाँ पे कमी देखने को मिलती है, लोग रोजगार नहीं पाते हैं, तो लोग बेरोजगारी ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो तकनीकी विकास होते हैं या फिर जो संस्थान होते हैं वो यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर निम्न है, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में नारी शिक्षा पर आपको लिखना है कि स्त्री शिक्षा या नारी शिक्षा, बात एक ही है। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है, तो आप उसे समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों जैसे कोठारी आयोग वगैरह हैं, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के कारण भारत में नारी शिक्षा की दर जागरूकता को तेजी से वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भारत में नारी शिक्षा का विकास कैसे हुआ है। तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा स्लोगन है जो आपके प्रश्न को हाईलाइट कर देगा और अच्छा स्मार्ट बना देगा। ठीक है, आप इसको जब लिखना तो इसको हाईलाइट कर देना, इन्वर्टेड कॉमा में कर देना या फिर काले पेन से लिख देना, अच्छे से इसको बयां कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि बुद्धि जो होती है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसको स्पष्ट करना है। यानी इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा बताना है कि क्या कहना क्या चाहता है। ये बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बुद्धि लिखा है, बुद्धि यानी आपकी बुद्धि दिमाग। ठीक है, अमूर्त का मतलब होता है कि जो हमें दिखाई ना दे, हम अपनी बुद्धि को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। चिंतन का मतलब होता है मनन करना, अपने दिमाग में सोचना, अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें मनन करना जिसके बारे में हम कल्पना सिर्फ कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इसका अर्थ है, यानी बुद्धि अमूर्त चिंतन का अर्थ है कि बुद्धि व्यक्ति की वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से उन चीजों या समस्याओं के बारे में सोचना, समझना या फिर सोच समझ सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हम अपनी बुद्धि को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्या के बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये समस्या का समाधान ऐसे होगा। हम अपने दिमाग में उसको मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, इसलिए चिंतन लिखा गया है। तो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारी समस्या है, समस्या का समाधान क्या होगा। यही दोस्तों आपका है बुद्धि अमूर्त चिंतन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको 6 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। कम से कम आप जब इसे एक पेज में लिखेंगे तब जो है आपको पूरा नंबर यहां से मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर आप समझ गए तो आप उसे लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहां पे अंडरस्टैंडिंग फोकस करेंगे। मैं उसी प्रकार से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है अगर आप याद करते हैं तो पहली बात तो जल्दी याद नहीं होगा। समय इतना नहीं कि हम महीने 2-4 महीने के हम पूरा बढ़िया से याद के रट्टा मारे। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझने का प्रयास करेंगे, समझ के आप अपने शब्दों में उसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोग रटवाते हैं, रटवाने काम नहीं है, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पहला क्वेश्चन की पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। प्रयास एवं त्रुटि सूझ विधि में अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट इसका उत्तर सरल आसान शब्दों में शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे उत्तर शॉर्ट में लिखा है। अब इसको कैसे आप लॉन्ग में कर सकते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा।
पहले उत्तर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी जिंदगी में पुरस्कार पाए होंगे, कुछ ना कुछ, चाहे छोटा मोटा पुरस्कार हो, चाहे कोई क्लास में पुरस्कार अपने आपके टीचर ने दिया हो आपको। पुरस्कार पुरस्कार होता है, चाहे वो मंच पे मिले या क्लास में मिले या फिर कहीं और आपको मिले, पुरस्कार पुरस्कार होता है। ठीक है, क्यों दिए जाते हैं ये पूछा गया है। आप इसमें लिखेंगे पुरस्कार छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना जगाने, अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ करने और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। अब एक सिंपल सी परिभाषा पूछा गया है, अब इसको आप थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार जब कोई बच्चा या कोई छात्र या छात्राएं अगर कोई भी अच्छा काम करता है, जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट में वो अव्वल आ गए, फर्स्ट पे आ गए, या फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम में वो प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पर आ गए, या कोई प्रतियोगिता हुआ, प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई आ गया, तो अगर कोई बच्चा आता है तो उसके जो भी राशि या फिर जो भी इनाम जो भी दिया जाता है उसी वही पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। दूसरी बात, वो क्यों दिए जाते हैं तो उसमें आप हेडिंग बना के इसमें ले सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं, या फिर डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप इसके डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उनकी भावना को जगाना होता है। तो यहाँ पे आप पहले हेडिंग डाल देंगे उनकी भावना को जगाना। ठीक है, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनकी भावना को जगाने के लिए। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे उनकी भावना को जगाने के लिए, ये आपके हेडिंग बन जाएगा। अब इसके बारे में 2 लाइन अपने शब्दों में बयां कर दीजिए। क्या लिखेंगे? देखिए, जब कोई बच्चा या व्यक्ति या फिर कोई भी छात्र छात्रा हो, तो अगर वो कोई काम करता है, उसके बदले उसकी अच्छाई के लिए, उसकी जो है अंदर जो उत्सुकता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसको कुछ इनाम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और जब उसकी भावना या फिर जो उम्मीद है वो जाग जाती है तो आगे वो और मेहनत करने की जो है कोशिश करता है। इस प्रकार से अपने सेंटेंस में बना के लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। आप कहीं न कहीं कोई पुरस्कार नहीं पाए होंगे तो कभी देखे होंगे किसी को दिया जा रहा होगा, उससे क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अच्छा काम किया होगा, सिंपल। तो ऐसे सेंटेंस बना के अपने शब्दों में दोस्तों आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। लोगों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन इन्वायरमेंट या पर्यावरण की शिक्षा क्यों देना आवश्यक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो आइए जानते हैं कि क्यों दिए जाते हैं, शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, आने वाली पीढ़ियों में विनाश से बचाने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना अनिवार्य है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यकता होती है। आज की डेट में आप जान पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कितना इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है, कितनी ज़बरदस्त जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, प्रदूषण कई प्रकार के फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शहरों में बुरा हाल है, तापमान बढ़ रहा है इतनी तेज़ी से, गर्मी 7वें आसमान पे मार्च में ही बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसके प्रति जागरूक नहीं किया गया तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो भाई साहब पूरी तरह से जी नहीं पाएगी सही तरीके से, क्योंकि इंसान जो काम कर रहा है प्रेजेंट टाइम में उसका आने वाले पीढ़ी पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा शिक्षा देना आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, आप भी अपने शब्दों में समझ के आप उसे अपने शब्दों में बयां करिए, देखिए कितना बढ़िया नंबर मिलेगा। अब इससे लॉन्ग में कैसे करेंगे, तो आप चाहें तो इसको आप डायग्राम में कन्वर्ट करिए। ठीक है, डायग्राम में आप इसको ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से एक यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में आप लिखिए कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पे इतना आपका हेडिंग बन जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पे एक इस प्रकार से एक छोटा सा इस प्रकार से डायग्राम ऐसे करके बना सकते हैं। अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा सा और यूनिक लगेगा। और फिर इसके बारे में एक एक करके आप उसके बारे में व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, जैसे पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण संसाधन, तो आपके यहाँ से हेडिंग बन जाएगा कि संरक्षण के लिए। ठीक है, पहला हेडिंग बन जाएगा, यानी कोई भी इन्वायरमेंट है, जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष को काटा ना जाए, उनको जो है बचाया जाए। तो इस प्रकार से अगर
जो हमारा इन्वायरमेंट है दूषित नहीं होगा, बचा रहेगा, ये पेड़ पौधे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बना के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए आप यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालिए कि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो यहाँ पे प्रदूषण जितनी प्रकार से बढ़ रहे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए पर्यावरण की शिक्षा आवश्यकता है। तो ऐसे सेंटेंस अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि प्रयास एवं त्रुटि तथा सूझ विधि में क्या अंतर है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है कह रहा प्रयास एवं त्रुटि, सूझ विधि में अंतर बताना है। तो आइए इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रयास एवं त्रुटि। ये थॉर्नडाइक ने कहा है, यानी कि बार बार गलती करके सीखा जा सकता है, ऐसा थॉर्नडाइक कहते हैं। और इसमें समय अधिक लगता है, जबकि सूझ विधि जो होता है ये कोहलर ने दिया है, उसमें कहा गया है अचानक मानसिक सूझबूझ, या फिर जो है हम कह सकते हैं या अनुभव से समस्या का समाधान तुरंत निकाल सकते हैं। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल लगा सकते हैं आप यहाँ पे कि थॉर्नडाइक ने कहा है कि अगर हम बार बार प्रयास करते हैं कोई चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ बार बार प्रयास करते हैं तो वो चीज़ हमें गलती से सीखने को मिलती है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं आपको मैं कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो तुरंत तो आप साइकिल चलाना सीखे नहीं होंगे, 100% गारंटी है। आप तुरंत चलाना साइकिल नहीं सीखे होंगे, कुछ लोग इसमें गिरे होंगे, और बहुत लोग 90% लोग गिर जाते हैं। जब चलाना साइकिल सीखते हैं तो गिरते हैं, और आप जब गिरते हैं तो सीखते हैं, गिरते हैं सीखते हैं, और सीख सीख कर एक दिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप अच्छा खासा साइकिल चला लेते हैं। तो दोस्तों वही इसमें कहा गया है कि जब हम प्रयास करते हैं तो त्रुटि यानी गलतियां होती हैं, और बार बार गलती करके हम जब सीखते हैं तो उसे हम प्रयास, हम त्रुटि जो है सीखना कहते हैं। तो इस प्रकार से ये थॉर्नडाइक ने कहा है। जबकि सूझ विधि मतलब क्या होता है कि अचानक हम कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे मान लो कि हम कहीं चल रहे हैं, ठीक है, कहीं चल रहे हैं और हमें जो है किसी छोटे पत्थर से ठेस लग गई, यानी चोट लग गई, और हम जो है मान लीजिए गिरने वाले थे या फिर हम गिर गए, तो हमें सीख मिलती कि यार यहाँ देखो गड्ढा था, आराम से चलना चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई चीज़ अचानक सीखते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं सूझ विधि, यानी इसे कोहलर ने कहा है। आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। पहला इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, ऐसा करके यहाँ पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसके बारे में। या तो आप यहाँ पे पहला हेडिंग डालिए, यहाँ पे प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, ये पहला थॉर्नडाइक के अनुसार, और उसके बारे में अपने शब्दों में आप यहाँ बयां करिए, और साथ में नीचे जो है एक अच्छा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे मैंने साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया, तो आपके मन में कोई और एग्जाम्पल आएगा तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप दे देते हैं, एग्जाम्पल, डायग्राम, कोटेशन, दोस्तों ये नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप नहा धोके तैयार होते हैं तो अपने चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो जो आप अपने चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाते हैं उसको मतलब फिनिशिंग करते हैं, अच्छा सा चमक आने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। ऐसे ही अपनी कॉपी को आप सुंदर दिखने के लिए, चमक लाने के लिए उसमें स्मार्ट आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट तरीका है आंसर लिखने का। शॉर्ट में समझ के लॉन्ग में कैसे लिखेंगे वो तरीका मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। आपका दिमाग जो है जो बंद पड़ा है उसको मैं खोलने का काम कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए होंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जनसंख्या शिक्षा तथा सहशिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। अब जनसंख्या शिक्षा और सहशिक्षा क्या होती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं जनसंख्या शिक्षा तीव्र जनसंख्या वृद्धि के खतरे के प्रति छात्रों को सचेत करना, वो शिक्षा जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। ठीक है, सहशिक्षा क्या होता है, को एजुकेशन के बारे में बात करें तो जहाँ बालक बालिकाएं एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे सामाजिक समझ बढ़ती है, उसे हम सहशिक्षा कहते हैं। दोनों में अगर और अंतर लिखना है तो और आप लिख सकते हैं, इसमें इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसा चाहें आप। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा में हम जनसंख्या की जो जनसंख्या बढ़ उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यानी जनसंख्या घनत्व कहीं अधिक होता है। जैसे बिहार की बात करें जनसंख्या घनत्व यहाँ ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम है, तो ऐसा क्यों होता है। यानी जनसंख्या से संबंध जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, ये जनसंख्या समय जो भी पूरा एक्टिविटीज़ होता है उन सबको हम जनसंख्या शिक्षा में अध्ययन करते हैं। और सह शिक्षा का मतलब जहाँ गर्ल्स बॉयज एक साथ एक विद्यालय में पढ़ते हैं वो सह शिक्षा है। सह मतलब साथ साथ है, यानी साथ साथ शिक्षा ग्रहण करना, और जो है गर्ल्स बॉयज जब साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उससे हम सह शिक्षा यानी को एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि टैगोर के शैक्षिक योगदान पर प्रकाश डालिए। टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है और उनका क्या महत्व था, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। तो उसमें लिखेंगे
रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसकी? ये देखिए आपके निश्चित उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, उनका मानना था कि शिक्षा प्रकृति की गोद में, स्वतंत्रता के वातावरण में और कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ दी जानी चाहिए। यानी इन्होंने शॉर्ट में समझाया है, किस प्रकार से आंसर को आप ले सकते हैं। इसको भी आप ऐसे चाहें तो हेडिंग बना के इसके बारे में लिखेंगे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और वहाँ पे शिक्षा का केंद्र बनाया, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और उनका मानना था कि प्रकृति की गोद में, प्रकृति गोद का मतलब होता है कि जैसे पहले क्या होता था, एक पेड़ होता था, ठीक है, एक पेड़ होता था और पेड़ के यहाँ पे एक चबूतरा होता था। उस चबूतरे पे यहाँ पे जो है गुरु बैठते थे, चबूतरे पर गुरु बैठते थे यहाँ पे, ठीक है। और उनके सामने जो है यहाँ पे छात्र बैठते थे, यहाँ पे छात्र बैठते थे, ठीक है, यहाँ पे छात्र बैठते थे और बैठकर जो है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, यहाँ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि प्रकृति की वादियों में बैठकर गुरु शिक्षा देते थे और जो छात्र होते थे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पे ऐसा शिक्षा हमें कहीं की मोटिवेट करता है, हमें ये ज्ञान देता है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति से मानव जुड़ा कैसे है, ये सब यहाँ पे सीखने को मौका मिलता है। तो आप इसको ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना सकते हैं और बढ़िया अंक आप प्राप्त कर सकते हैं अगर अच्छे से कॉपी आप लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पर, कह रहा है कि स्वतंत्रता के वातावरण में, यानी स्वतंत्रता के वातावरण का मतलब होता है कि खुली वातावरण में, कोई वहाँ पे रोक टोक ना हो, बढ़िया से आप जो है खुली वातावरण में पढ़िए। और कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ में, कलात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि कुछ एक्टिविटीज करा के, कुछ प्रैक्टिकल करा के, कुछ ऐसा खेल खेल में सिखाना जिससे बच्चे सीख पाएं, जल्दी सीख पाएं, आसानी से सीख पाएं, रटने का काम नहीं। प्राकृतिक वादियों में बच्चों को ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे प्रकृति से जुड़कर वो अगर अध्ययन करते हैं तो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने शब्दों में आप समझ के बयां करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कह रहा कि पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो गया है, स्पष्ट कीजिए। बहुत खतरा हो गया है, बहुत सारे खतरे हैं। आप इसको तो जानते होंगे कि पर्यावरण प्रदूषण ने मानव कैसे जो है प्रभावित किया है, खतरा है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे 2 लाइन लिख सकते हैं इसके बारे में कि प्रदूषण के कारण शुद्ध हवा, पानी का अभाव हो गया है, जिससे कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। यानी दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इतनी जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है और मानव जीवन को खतरा जबरदस्त हो रहा है। पहले जो इंसान 100 साल जीते थे, 90 साल जीते थे, आज की डेट में 70-80 तक जाते जाते हालत खराब हो जाती है इंसानों की। इसका मतलब है कि आयु सीमा क्या हो रही है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। वो किसके कारण हो रही है? जवाब होगा दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है। मानव इतनी तेज से साइंस से आगे बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज से विकसित कर रहा है, अपना ही क्षति पहुंचा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को दूषित करके, यानी प्रकृति से हम लड़ करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के चलना है ताकि हम लंबे समय तक जीवन यापन कर सके। नहीं तो आने वाले दिनों में पृथ्वी पर जो संकट पड़ेगा वो एक तरह से ऐसा भूचाल आएगा कि सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा अच्छे से शॉर्ट में समझ के पूरा का पूरा आंसर ले सकते हैं। कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई देगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसके लिए आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। 3 प्रश्न आपको करना होगा, यानी आपका यहाँ पे 30 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आपको 6 क्वेश्चन देगा करने के लिए, 6 में से 3 क्वेश्चन आपको करना होगा। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गांधी जी की जो है शिक्षा का अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या जानते थे, मतलब क्या मानते थे, कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसा शिक्षा होना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या था, ये आपको इसके बारे में लिखना है। अथवा करके आप इसको लिख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोनों में से कोई आप एक करना होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है कि 20 नंबर क्वेश्चन की सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके यहाँ पे अधिगम के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दोनों में से कोई आपको एक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की आयोजन करना क्यों आवश्यक है, अथवा करके शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसा पूछा जाएगा वैसा उत्तर आपको देना है। अगर आप
आप वहाँ पे समझ गए होंगे तो इसको भी आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपको लॉन्ग वीडियो जो है किसी दूसरे वीडियो में पूरा का पूरा एक मैराथन करा दूंगा, जहाँ से सारे क्वेश्चन लगभग आपके कवर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।